एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट का लास्ट पार्ट करेंगे। यस, आज हम कवर करेंगे सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन नंबर 36। इसके बाद आज हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 के बारे में, दैट इज़ अपील्स। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हो तो आप हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हो। इस सेक्शन का पॉइंट ए वो ये कहता है, पहले एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली देखते हैं। सपोज करो फ्रेंड्स, ये है पिंकू जो कि एम्प्लॉय है। इसको कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि तुमको हाफ मंथली पेमेंट दी जाएगी, लेकिन ये जो पिंकू है इसको लगता है नहीं यार, हाफ मंथली पेमेंट नहीं, लमसम अमाउंट मिलना चाहिए। बट कमिश्नर ऐसा मानता नहीं है। तो यहाँ पर अब पिंकू जो एम्प्लॉय है वो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। एक और एग्जांपल, अगर मान लो कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया कि पिंकू जो कि हमारा एम्प्लॉय है उसको लमसम अमाउंट 5 लाख मिलेगा। पिंकू कहता है नो, मेरे को 10 लाख मिलना चाहिए, बट कमिश्नर नहीं मानता है। तो यहाँ पर भी पिंकू कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इन एक और पॉइंट, आप जानते हो कमिश्नर के पास ये भी राइट होता है कि वो कंपनसेशन के अमाउंट को या तो पार्शली या फिर होली डिसअलो भी कर सकता है। यस, अब मान के चलो जो कमिश्नर है वो पिंकू के कंपनसेशन के अमाउंट को या तो पार्शली या फिर वो पूरा का पूरा ही डिसअलो कर रहा है, लेकिन यार पिंकू कहता है अरे ये क्या कर दिया, मेरे को तो अभी भी कंपनसेशन अमाउंट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर अब पिंकू कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अरे ये तो बात थी एम्प्लॉय की, क्या एक एम्प्लॉयर कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मानकर चलो कमिश्नर ने एम्प्लॉयर जो कि टोमो हमारा एम्प्लॉयर है, कमिश्नर ने इस टोमो को ये ऑर्डर दे दिया कि तुमको कंपनसेशन पे करनी होगी एम्प्लॉय को, लेकिन यहाँ पर टोमो जो कि एम्प्लॉयर है उसको ये लगता है अरे ये क्या, मेरी कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर क्या है, वो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर कमिश्नर ने टोमो जो कि हमारा एम्प्लॉयर है, मान लो उसको 5 लाख रुपये कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन टोमो जो कि एम्प्लॉयर है उसको ये लगता है यार 5 लाख किस बात के, सिर्फ 2 लाख देने चाहिए। तो यहाँ पर भी वो क्या है, कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि इस सेक्शन का पॉइंट ए क्या कहता है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो कमिश्नर है ना वो इंटरेस्ट और पेनल्टी का ऑर्डर भी दे सकता है, और चाहे एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉयर है वो कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कैसे? चलो एग्जांपल के साथ समझे। पहले हम एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये कौन है? पिंकू जो कि एम्प्लॉय है। ये एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा था, राइट। सपोज करो 6 महीने का टाइम था कि विद इन 6 मंथ्स इसको क्या है, अपना ये प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट करना था। बट अनफॉर्चुनेटली ये इस टाइम पीरियड में काम पूरा नहीं कर पाया, प्रोजेक्ट में डिले हो गई। अब प्रोजेक्ट में डिले होने के चलते इसका जो एक खड़ूस सा एम्प्लॉयर है ना फ्रेंड्स, जो खड़ूस सा, इसने पता क्या करा, इसके अगेंस्ट कमिश्नर के पास कंप्लेंट कर दी। कमिश्नर ने क्या कहा, अब कमिश्नर कहता कि क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट में डिले करी है तो तुमको पेनल्टी लगेगी। ये पिंकू जो एम्प्लॉय है कहता काहे की पेनल्टी, किस बात की पेनल्टी, इसको कमिश्नर का ये ऑर्डर सही नहीं लगता। तो ये कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, सपोज करो ये जो हमारा पिंकू जो एम्प्लॉय है ना, अगर मान लो इसको एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस, इसके लापरवाही की वजह से वर्किंग प्लेस में चोट लगती है या फिर इसकी डेथ होती है, तो यहाँ पर अब कमिश्नर जो है ना इस एम्प्लॉयर को पेनल्टी लगा सकता है। मान के चलो वर्किंग प्लेस में इसकी लापरवाही की वजह से इस एम्प्लॉय को चोट लग गई है, तो और कमिश्नर ने पता क्या करा, इसको पेनल्टी लगा दी। कमिश्नर ने एम्प्लॉयर को ये बोला है कि अब तुम इस एम्प्लॉय को कंपनसेशन का अमाउंट तो दोगे ही, प्लस साथ में पेनल्टी अमाउंट भी तुमको देना पड़ेगा। बट ये जो एम्प्लॉय है ना इसको ये लगता है कि यार ये पेनल्टी तो बहुत कम लगी है, चोट मेरी इतनी ज़्यादा लगी है और पेनल्टी इतनी सी, तो ये यहाँ पर कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ये तो बात थी एम्प्लॉय की। अब हम एम्प्लॉयर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एम्प्लॉयर है ना, नो डाउट इसकी लापरवाही की वजह से ही
इस एम्प्लॉय को चोट लगी है, हो सकता है कि इसने इसको सेफ्टी गैजेट्स ना प्रोवाइड करे हो, सेफ्टी मेजर्स ना प्रोवाइड करे हो, जिसके चलते एम्प्लॉयज़ को चोट लग गई और कमिश्नर ने क्या करा, इसको पेनल्टी लगा दी। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर ये कहता है अरे यार इतनी पेनल्टी, इतना पेनल्टी का अमाउंट कम किया जाए, बट कमिश्नर कहता है नहीं हम कम नहीं करेंगे और एम्प्लॉयर को लगता है ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर जो है कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। बात करते हैं इस सेक्शन के पॉइंट बी के बारे में, दैट इज एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलो रिडम्पशन ऑफ अ हाफ मंथली पेमेंट। इस केस में पता क्या है फ्रेंड्स, जो कमिश्नर है ना वो हाफ मंथली पेमेंट को रिडीम करने के लिए मानता ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी एक एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले अब हम एम्प्लॉयर की बात करेंगे और एम्प्लॉयर कौन है हमारा, टोमो। तो ये है एम्प्लॉयर। हुआ पता क्या था फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, ये जो एम्प्लॉय पिंकू, एम्प्लॉय कौन है, वर्कर कौन है, पिंकू। ये जो एम्प्लॉय है ना पिंकू, एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको ना वर्किंग प्लेस में काम करते वक्त चोट लगी, ये इंजर्ड हुआ और उस दौरान इस पिंकू को, इस वर्कर को हाफ मंथली पेमेंट मिल रही थी। बट अब ये जो एम्प्लॉयर टोमू है, इसको ये लगता है कि यार अब तो इसकी चोट इतनी सीरियस है भी नहीं, अब तो ये ऑलमोस्ट ठीक है, तो इस हाफ मंथली पेमेंट जो मिल रही है इसको बंद कर देना चाहिए। बट जो कमिश्नर है वो इस बात को मानता नहीं है। तो यहाँ पर अब जो एम्प्लॉयर है वो कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान के चलो फ्रेंड्स, ये जो पिंकू है ना, इसको हाफ मंथली पेमेंट मिल रही थी, एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को हाफ मंथली पेमेंट मिल रही थी और उसको लगता है कि यार अब मेरे को इस अमाउंट को कन्वर्ट करके लमसम में दे देना चाहिए। बट कमिश्नर जी अड़े पड़े हैं, वो कह रहे नहीं हम तो इसको लमसम अमाउंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या है, जो एम्प्लॉय है वो कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस सेक्शन का पॉइंट सी क्या कहता है। सो पॉइंट सी ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर एक एम्प्लॉय की वर्किंग प्लेस में काम करते दौरान डेथ हो जाती है तो उनके डिपेंडेंट्स को कंपनसेशन दी जाती है और कंपनसेशन का अमाउंट कमिश्नर डिसाइड करता है। बट कहते हैं जो डिपेंडेंट्स है ना वो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझना। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये कौन है, पिंकू, काम करते वक्त वर्किंग प्लेस में इसकी डेथ हो जाती है। तो अब इसके ये जो डिपेंडेंट्स है ना इनको कंपनसेशन दी जाएगी। मान लो कमिश्नर ने ये डिसाइड करा, ये ऑर्डर दिया कि इस एम्प्लॉय के जो ये डिपेंडेंट्स हैं इनको 6 लाख कंपनसेशन का अमाउंट दिया जाए। लेकिन ये जो डिपेंडेंट्स है इनका मानना ये है कि ये जो अमाउंट है ये बहुत ही कम है, हमको 10 लाख मिलने चाहिए। बट कमिश्नर इनकी बात मानता नहीं है, वो कहता नहीं 6 लाख मीन्स 6 लाख। तो अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट्स हैं वो कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और सुने इस पॉइंट में क्या है। मान लो फ्रेंड्स एक ये आया चलता फिरता डिपेंडेंट, हमको पता है ना जो कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में, उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि वो मरने वाले एम्प्लॉय की अर्निंग पर डिपेंड करते थे, राइट। अब ये आया कमिश्नर के पास, कहता कमिश्नर जी पिंकू की अर्निंग पे मैं भी डिपेंड करता था, मैं भी डिपेंडेंट हूँ, मेरे को भी कहता कंपनसेशन दी जाए। लेकिन कमिश्नर ये मानने से इनकार कर देता है। कमिश्नर कहता है कि हम तुमको डिपेंडेंट नहीं मानते तो तुमको कंपनसेशन का अमाउंट नहीं मिलेगा। तो अब ये जो पर्सन है जो खुद को डिपेंडेंट कह रहा है, ये अब कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। समझते हैं कि इस सेक्शन का पॉइंट डी क्या कहता है। सो फ्रेंड्स पॉइंट डी ये कहता है कि एक कमिश्नर क्या है, इंडेमनिटी को जो अमाउंट है वो पे करने के लिए भी कह सकता है। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट होता है या फिर उनके डिपेंडेंट्स के पास ये राइट होता है कि वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स एक XYZ फैक्ट्री है, उसमें कंपनी की कह लो फैक्ट्री की जो नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से लग गई आग लगने की वजह से एम्प्लॉयज़ इंजर्ड हुए या फिर उनकी डेथ हुई। ओके, तो यहाँ पर अब कमिश्नर ये ऑर्डर देती है उस फैक्ट्री को कि आपको कंपनसेशन अमाउंट तो देना ही है, प्लस साथ में इंडेमनिटी अमाउंट भी पे करना पड़ेगा।
लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ये जो इंडेमनिटी अमाउंट है ये बहुत ही कम दिया गया है, तो वो भी यहाँ पर कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमको ये अमाउंट ज़्यादा मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस सेक्शन का पॉइंट ई क्या कहता है। तो पॉइंट ई ये कहता है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। ये कौन है फ्रेंड्स? पिंकू, जो कि हमारा एम्प्लॉय है, और टोमो कौन है? एम्प्लॉयर है, राइट। हुआ पता क्या था यार, ये जो पिंकू जो हमारा वर्कर है ना, इसको मशीनरी पे काम करते वक्त हो गई इंजरी, इसको चोट लग गई, और ये जो टोमो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कहता डोंट वरी, तेरे को मैं कंपनसेशन का अमाउंट दे दूंगा। कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है। अब हमको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था ना कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर अग्रीमेंट होता है तो उस अग्रीमेंट का जो मेमोरेंडम है वो कमिश्नर को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसको सबमिट करवाना पड़ता है, राइट। लेकिन पता क्या हुआ, जो कमिश्नर है ना वो कहता मैं आपका मेमोरेंडम रजिस्टर नहीं करूँगा। तो ये बोले ये क्या बात बन गई, हद है यार, आप क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे? कमिश्नर कहता नहीं करूँगा। तो ठीक है भाई, फिर ये कहते हैं कि ठीक है तुम नहीं रजिस्टर करोगे। अब इनके पास राइट है कि ये यहाँ पर अब कमिश्नर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि कमिश्नर के कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट क्या है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन कर कब सकते हैं अब ये समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। अरे ये क्या है, लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं। अब मेरे को बात बताओ यार, आपके क्लासरूम का ना सपोज करो एक स्विच खराब हो गया या फैन खराब हो गया, तो क्या इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप डायरेक्ट प्रिंसिपल सर या मैम के पास जाओगे? नहीं, छोटी मोटी बातें तो हम अपनी क्लास इंचार्ज को बताते हैं। बड़े मेन मुद्दे के लिए प्रिंसिपल के पास जाया जाता है ना। बस ऐसे ही ये एक्ट बोलता है, कहते अगर तो कोई छोटी मोटी अपील है वो हाई कोर्ट नहीं सुनेगी, उस अपील में कोई मेन बड़ा मुद्दा भी होना चाहिए, कोई मेन क्वेश्चन, कोई मेन मुद्दा होना भी चाहिए, जो मतलब सीधी भाषा में बोलूँ कोई ऐसा मुद्दा होना भी चाहिए जो हाई कोर्ट के सामने रखने के लायक हो। ये नहीं को अपनी छोटी मोटी मामूली सी बात लेके भी अब हाई कोर्ट में पहुंच गए। क्लियर हुआ? दूसरा, अगर वो केस 10,000 या उससे ज़्यादा के अमाउंट का है तभी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। एक बात और, अगर कहते कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है उससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही सहमत है, फिर आपको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विद इन 60 डेज। कहते हैं अगर आप कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हो तो आप अपील 60 दिनों के विद इन करोगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सेक्शन का, इंडियन लिमिटेशन एक्ट। कहते हैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 की जो प्रोविजंस है ना, अपील करने वक्त वो प्रोविजंस लगेंगी। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 30 क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30A। अरे इसके बारे में क्या बात करें, ये सेक्शन ओमिट हो गया है। तो चलो फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 के बारे में, दैट इज रिकवरी। फ्रेंड्स, होता पता क्या है, एक एम्प्लॉय होता है, मशीनरी पे काम कर रहा होता है, उसको ना चोट लग जाती है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है ना उसको ये कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर ना, एग्जांपल दे रही हूँ, कहा कि 1 महीने के अंदर ना तुमको अपने इस एम्प्लॉय को अब कंपनसेशन का अमाउंट पे करना है। ओके, 1 महीना हो गया, बट जो एम्प्लॉयर है वो अभी भी एम्प्लॉय को उसने कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया। तो अब ये जो एम्प्लॉय है, तो जो एम्प्लॉय है ना वो कमिश्नर के पास कंप्लेंट कर देता है कि जो तय समय हुआ था, जो समय डिसाइड हुआ था, मेरे को उस समय में, उस टाइम में कंपनसेशन का अमाउंट नहीं मिला है। ये जो एग्जांपल है ना एक डिसीज्ड एम्प्लॉय के केस में भी हो सकती है फ्रेंड्स। अगर मतलब उसके डिपेंडेंट्स भी, अगर उनको भी कंपनसेशन का अमाउंट नहीं मिला तो वो भी इस केस में क्या है, कमिश्नर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब चाहे वो एम्प्लॉय खुद है या फिर उसके डिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने कंप्लेंट कर दी ना कमिश्नर को कि हमको जो है कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया गया है। तो सुनो अब बात, ये जो सेक्शन है ना, कहते हैं रेवेन्यू रिकवरी एक्ट का सेक्शन नंबर 5, ये कमिश्नर को कहते हैं सुन कमिश्नर, जिस तरह से कहते हैं सरकारी जमीनों का पैसा वसूलने का हक एक सरकारी अफसर को दिया जाता है ना, हम ठीक उसी तरह से ये हक तेरे को भी देते हैं। जा कमिश्नर, जाके पैसा वसूल ला। समझ गए?
इन शॉर्ट ये सेक्शन क्या बोलता है कि ये जो एक्ट है रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, इसका सेक्शन नंबर 5 जिस तरह से पब्लिक ऑफिसर्स के पास राइट होता है कि वो सरकारी ज़मीन का पैसा वसूल कर सकते हैं, उसी तरह से इस कमिश्नर को भी वो लोग उसी तरह की पावर्स, उसी तरह के राइट प्रोवाइड करते हैं। Now let's talk about section number 32, that is power of the state government to make rules. ये सेक्शन थोड़ा लंबा चौड़ा है, ध्यान से पूरे पेशेंस के साथ समझिएगा। तो चलिए इसका पॉइंट नंबर ए समझते हैं पहले। इसके पॉइंट नंबर 1 का ए पॉइंट जो है वो ये कहता है प्रिस्क्राइबिंग इंटरवल्स फॉर रिव्यू एप्लीकेशन। कहते हैं एक स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स ये रूल बना सकती है कि अगर कहते मान लो किसी एम्प्लॉय के पास सर्टिफिकेट मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट ना होते हुए भी वो कितनी बार जो है अपने कंपनसेशन के अमाउंट को रिव्यू करवा सकता है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो फिर से कौन आया हमारा पिंकू। ये कौन है? ये हमारा एम्प्लॉय है। ये फ्रेंड्स इंजर्ड हुआ, ये इंजर्ड हुआ, फटाफट से इसको भागे भागे हॉस्पिटल में ले गए, इमरजेंसी में इसको हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, लेकिन इसका मेडिकल सर्टिफिकेट है ना वो लिया ही नहीं। अब इसका कोई भी रीज़न हो सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट ना लेने का, हो सकता है इमरजेंसी में फटाफट से इलाज करवाया, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, या हो सकता है ये बेचारा पिंकू इस बात से अवेयर ही नहीं था कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना था, कोई भी रीज़न हो सकता है। इन शॉर्ट हमको तो ये समझना है कि ये जो एम्प्लॉय है इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। अब कहते हैं क्योंकि इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ये कैसे अपने कंपनसेशन के अमाउंट को रिव्यू करवा सकता है। लेकिन कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है, वो इस बात के रिगार्डिंग रूल बना सकती है। अब मानकर चलो स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि ऐसे पिंकू जैसे एम्प्लॉइज जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है वो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी 1 महीने में 4 बार अपने कंपनसेशन के अमाउंट को रिव्यू करवा सकते हैं। तो इट मीन्स अब भले ही कहते चाहे इस पिंकू के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी अगर ये कंपनसेशन के अमाउंट को रिव्यू करवाना चाहता है तो ये 1 महीने में 4 बार विदाउट सर्टिफिकेट करवा सकता है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं, दैट इज इंटरवल एंड कंडीशंस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहते हैं सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी राइट है कि वो इसके रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कौन सी कंडीशंस या कह लो कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें उनको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसने ये रूल बना दिया कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो भी कोई न्यू एम्प्लॉय आएगा ना उन सबको अपना पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा ताकि ये पता चल सके कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है या नहीं। मतलब राइट है यार, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा रूल बना सकती है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा भी रूल बना सकती है कि मान लो जो एम्प्लॉयज़ कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या बहुत हैवी लोड उठाने वाला काम करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए वो ये रूल बना सकती है कि इनको मतलब मंथली क्या है इनकी जो मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो करवानी ही होगी आपको, ये चेक करने के लिए कि अब वो फिजिकली फिट है या नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो इन शॉर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो ये डिसाइड कर सकती है, इसके रिगार्डिंग एक रूल बना सकती है कि कौन से कंडीशंस हैं जब आपको एम्प्लॉयज़ का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ही होगा और कब कब करवाना होगा। अब बात करते हैं पॉइंट सी के बारे में। ये पॉइंट सी पता क्या कहता है फ्रेंड्स, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास ना ये भी राइट है फ्रेंड्स, वो इसके रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है कि जो केस होगा ना, जो लीगल प्रोसीडिंग होगी वो किस तरीके से होगी, कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये कौन है, कमिश्नर है, राइट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो इसके लिए ये रूल्स बना सकते हैं कि आप जो हियरिंग है वो किस प्रोसीजर के साथ करोगे, कौन सा आपको मैनर फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप किस तरह से केस को बंद करोगे, कैसे सब करना है, इसके लिए वो रूल बना सकती है। इसके अलावा वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए भी रूल बना सकती है। मान लो वो ये रूल बना सकते हैं कि जो फीस सबमिट करनी होती है वो आपको हियरिंग से पहले करनी होगी या बाद में करनी होगी, किस तरीके से आप खुद को अपीयर कर सकते हो, वो इसके रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है। तो ये सब के रिलेटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल्स बना सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट डी के बारे में। पॉइंट डी है ट्रांसफर ऑफ मैटर्स एंड मनी। फ्रेंड्स हमको पता है ना कि ये एक कमिश्नर है,
तो जो केस होता है वो एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राइट। ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में समझा भी था। तो ये सेक्शन ये बोलता है, इसका पॉइंट डी ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, उसके पास ये भी पावर है या वो इसके रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है कि अगर आपने एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर को केस को ट्रांसफ़र करना है या फिर मनी ट्रांसफ़र करना है तो वो किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, उन सब के रिगार्डिंग क्या है स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। नाउ अब हम बात करेंगे पॉइंट ई के बारे में, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फॉर डिपेंडेंट्स। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके डिपेंडेंट्स को जो पैसा देना होता है वो पैसा पहले एम्प्लॉयर किसको जमा करवाता है, कमिश्नर को, पढ़ा था ना हमने। अब वो पैसा किसके पास है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, उसको जो उसके डिपेंडेंट्स को पैसा देना है वो पैसा किसके पास है, कमिश्नर के पास है। अब कहते हैं कमिश्नर है वो ये जो डिपेंडेंट्स हैं इनके बेनिफिट के लिए अगर उस पैसे को कहते हैं इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किस मैनर में, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट होगी, इसके रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, अगर मान लो कहते किसी वजह से वो जो कमिश्नर के पास पैसा था ना उसको किसी दूसरे कमिश्नर को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, अल्टीमेटली किनके बेनिफिट्स के लिए, इनके ही बेनिफिट्स के लिए, डिपेंडेंट्स के बेनिफिट के लिए। अगर एक से दूसरे कमिश्नर को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ गई है तो वो भी किस प्रोसीजर के साथ ट्रांसफ़र होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऐसा करने के लिए सबमिट करने पड़ेंगे, कौन से मैनर के साथ आपको ये सब करना पड़ेगा, इनके रिगार्डिंग एक स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है और आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट एफ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर और इनकैपेबल पार्टीज। ये कौन है फ्रेंड्स, ये माइनर है और ये कौन है, ये इनकैपेबल पार्टी है। अब कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनके लिए भी रूल बना सकती है। अब इनके लिए क्या रूल बनाया है भाई, चलो समझे। ये जो है ना माइनर, राइट, ये माइनर है और ये इनकैपेबल पार्टी है। क्योंकि ये छोटू है वो इनकैपेबल है तो इट मीन्स कमिश्नर के सामने ये अपीयर कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट अब यहाँ पे ये उसके पास राइट है, वो रूल बना सकती है कि एक माइनर बंदे के लिए या फिर एक इनकैपेबल बंदे के लिए कौन पर्सन है जो खुद को कमिश्नर के सामने अपीयर कर सकते हैं इस छोटू से माइनर और इनकैपेबल पार्टी के बिहाफ पर। और स्टेट गवर्नमेंट ये भी रूल बना सकती है कि जो लीगल गाइडेंस जो इनके लिए अपॉइंट किए जाएंगे वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, किस मैनर को फॉलो करते हुए, क्यों, ताकि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ पॉइंट जी के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एग्रीमेंट। हमको पता है ना कि जो एग्रीमेंट होता है उसका मेमोरेंडम तैयार करके कमिश्नर को सबमिट करवाना होता है, फिर कमिश्नर उसको रजिस्टर कर लेता है। लेकिन यार वो जो मेमोरेंडम है उसको तैयार किस तरीके से करना है, कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो उसमें शामिल होनी ज़रूरी है, कौन कौन से क्लॉसेस हैं जो उसमें होने चाहिए, और तो और कमिश्नर को उसे रजिस्टर किस मैनर में करवाना है। तो इन सब के रिगार्डिंग एक स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि मेमोरेंडम में कौन सी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, किस फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा, किस मैनर में तैयार किया जाएगा, किस मैनर के अकॉर्डिंगली कमिश्नर को आपको वो सबमिट करना है। ये सब के रिगार्डिंग रूल बना सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। नाउ अब बात करते हैं पॉइंट एच के बारे में, दैट इज विद होल्डिंग पेमेंट पेंडिंग डिसीजंस। फ्रेंड्स ये कौन है, पिंकू, ये ना हमारा एम्प्लॉय है और ये कौन है, कमिश्नर है। पिंकू को ना यार चोट लगी थी, इंजर्ड हुआ बेचारा, तो इसने क्या करा, कंपनसेशन के लिए ना कमिश्नर के पास फाइल कर दिया केस। अब कमिश्नर जो है पहले प्रॉपर रिव्यू करेगा ना, बोलो बिल्कुल रिव्यू करेगा। लेकिन यार पता क्या होता है, ये जो कमिश्नर है ना कहता है यार 3 महीने के अंदर मेरे को तेरे को फाइनल डिसीजन बताना है ना, 3 महीने भी नहीं हुए ना तो रुक, मैं अभी तेरे को नहीं बता सकता, अभी मैं तेरा केस नहीं सॉल्व कर सकता, बिकॉज वो कहता मेरे पास ऑलरेडी एक और केस है, मेरे को पहले वो हियरिंग सुननी है, वो निपटाना है काम, फिर मैं तेरा केस देखूंगा। समझे, इतना समझ गए ना। तो इसका मतलब अभी डिसीजन पेंडिंग है, अभी डिसीजन लिया ही नहीं गया है। तो अब यहाँ पर इसका जो ये हाफ मंथली पेमेंट जो इसको मिलना था उस अमाउंट को कमिश्नर अपने पास तब तक होल्ड करके रख सकता है जब तक वो डिसीजन जो है अभी पेंडिंग पड़ा है वो डिसीजन वो सुना नहीं देता।
अब यहाँ पर अब ये कमिश्नर पे डिपेंड करता है कि वो उसके पार्शली अमाउंट को होल्ड करके रखना चाहता है डिसीजन से पहले, या फिर पूरे के पूरे अमाउंट को होल्ड करके रखना चाहता है जब तक फाइनल डिसीजन वो नहीं ले लेता। क्लियर? बात करते हैं पॉइंट आई के बारे में। फ्रेंड्स, हमको ये तो पता है ना कि अगर केस एम्प्लॉय जीतता है तो वो लीगल प्रोसीडिंग का जितना भी खर्चा होता है वो कौन बेयर करता है? एम्प्लॉयर। और अगर केस हमने पढ़ा था ना बिना सर पैर वाला था, तो एम्प्लॉय खुद ही उस केस के जो भी खर्चे हैं उनको बेयर करेगा। राइट? अब इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट कैसे रूल बनाती है वो सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। मान के चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो एक स्टेट गवर्नमेंट है ना, कहते उसके पास ना फ्रेंड्स, ये इसके पास पावर है, ये डिसाइड कर सकती है, रूल बना सकती है कि वो कौन से खर्चे हैं जिनको हम लीगल एक्सपेंसेस मानेंगे। हम मानेंगे कि हाँ ये लीगल एक्सपेंसेस हैं, और वो कौन से खर्चे हैं जिनको वो कह सकते हैं कि नहीं, इनको हम लीगल एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हियरिंग की फीस है, क्लियर, जो लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको ऑब्टेन करने की जो फीस है, और ऐसे 2-3 बातें और उसने बोला, मेडिकल रिपोर्ट्स ऑब्टेन करने की जो खर्चा है, ये जो कुछ खर्चे हैं ना, हम मान के चलेंगे कि ये लीगल एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? अब एग्जांपल सुनो, ये कौन है? पिंकू। ठीक है, इसने जो केस करा था ना, वो केस ये जीत गया, मतलब एम्प्लॉय जो है वो केस जीत गया है। अब एम्प्लॉय, हमको पता है जो भी लीगल प्रोसीडिंग के दौरान खर्चा हुआ वो उसको क्लेम कर सकता है, लेकिन अब जो एम्प्लॉय है वो कह सकता है कि लीगल प्रोसीडिंग का जो भी पैसा है मेरे को दिया जाए। अब तो एम्प्लॉयर उसको पैसा देगा, लेकिन कौन से पैसा देगा? जो लीगल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। मतलब यहाँ पर अब पिंकू ये कह सकता है कि जो देखो मेडिकल रिपोर्ट ऑब्टेन करने का खर्चा हुआ था, जो हेयरिंग की फीस थी, जो एक एडवोकेट को हायर करने का खर्चा था, ये वाले जितने भी खर्चे थे वो क्लेम कर सकता है। अब अगर मान लो पिंकू ये बोले, रास्ते में ना मेरे को जो गाड़ी का मेरा खर्चा हुआ है मेरे को वो भी दो, मैंने रास्ते में जो मैं खा पी के आया हूँ ना, मेरे खाने पीने का खर्चा दो। नहीं भाई, इसको लीगल एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ गए? तो इट मीन्स जो खर्चे लीगल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है वही खर्चा उसको मिलेगा, उसके अलावा नहीं। और ये डिसाइड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से खर्चे को हम लीगल एक्सपेंसेस मानेंगे और कौन से खर्चे को हम लीगल एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। समझ गए? तो पिंकू ये नहीं कह सकता ये मेरा जो पेट्रोल का खर्चा हुआ निकालना पैसा। अब बात करते हैं पॉइंट जे के बारे में। अभी हमने पॉइंट आई में ये समझ लिया ना फ्रेंड्स कि स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर देती है कि कौन कौन से खर्चों को हम लीगल एक्सपेंसेस मानेंगे और कौन से को नहीं, है ना। लेकिन पॉइंट जे में ये बताया गया है कि जो लीगल एक्सपेंसेस हैं, लाइक एप्लीकेशन फीस है, हियरिंग फीस है, एडवोकेट की फीस है, ये जितनी भी फीस है वो फीस देनी कितनी होगी, किस मैनर में देनी होगी, किस हिसाब से देनी होगी। आपको मान लो वो रूल बना सकती है कि हियरिंग जो फीस है वो हियरिंग से पहले देनी है या बाद में देनी है। ठीक है, तो इस तरह के जो रूल्स हैं वो एक स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। नाउ अब बात करते हैं पॉइंट के बारे में। हमको पता है ना फ्रेंड्स, जो कमिश्नर है वो लीगल प्रोसीडिंग को सिर्फ ऐसे आराम से बैठ के सुनता नहीं है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसके पास ये पावर है कि वो इसके रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है। कैसे? मेरे को स्टेट गवर्नमेंट समझो, ओके ठीक है। तो मान लो मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, तो मैं कमिश्नर को यहाँ पे उसके लिए ये रूल्स बना सकती हूँ कि सुन, तेरे को डिजिटल फॉर्मेट में क्या है, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड है मेंटेन करने हैं। या मैं उसको कह सकती हूँ, सुन रे, इस फॉर्मेट में ये सब रिकॉर्ड बने होने चाहिए, और हाँ इसमें पार्टीज के सारे नाम, एड्रेस, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए, और हाँ सुनो, इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी होने चाहिए। मतलब मैं इस तरह से रूल्स बना सकती हूँ कि कमिश्नर ने जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन से फॉर्मेट में, किस मैनर में, किस तरीके से, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, इन सब के रिगार्डिंग मैं रूल बना सकती हूँ। आई मीन स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट एल के बारे में। ये पॉइंट ये कहता है कि यार स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक और पावर है, वो ये रूल भी बना सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स, लाइक बिग एम्प्लॉयर्स, स्मॉल एम्प्लॉयर्स, किसी इंडस्ट्री के या फिर कंपनी के कौन से एम्प्लॉयर्स, यार वो कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जिनको नोटिस बुक मेंटेन करनी होगी अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 10। मतलब वो जो नोटिस बुक है वो किन एम्प्लॉयर्स को मेंटेन करनी होगी और किस फॉर्मेट में और किस मैनर में, किस तरीके से मेंटेन करनी होगी, इसके रिगार्डिंग भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है।
बात करते हैं पॉइंट एम के बारे में। ये पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, कहते हैं 10A सेक्शन के अंदर ये जो एम्प्लॉयर्स आते हैं ना, इनके लिए भी कहते हैं वो रूल बना सकती है। अब इनके लिए कौन से रूल बना सकती है? कहते हैं ये एम्प्लॉयर्स को जो स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है ना, वो किस तरह से सबमिट करनी है, किस तरीके से सबमिट करनी है, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। नाउ अब बात करते हैं पॉइंट एन के बारे में। ये पॉइंट ये कहता है कि सेक्शन 10B के अंडर कहते हैं जो रिपोर्ट कमिश्नर को रेफर की जाती है ना, वो रिपोर्ट अगर आपने किसी अनदर अथॉरिटी को अगर आपने कहते हैं रेफर करनी है, तो वो किस मैनर में, किस तरीके से करी जाएगी, इसके रिगार्डिंग भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। एग्जाम्पल से समझना, मान लो फ्रेंड्स कोई केस है जो इंश्योरेंस क्लेम्स के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड? इंश्योरेंस क्लेम्स के रिलेटेड एक केस है, तो इसका मतलब वो रिपोर्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी जाएगी। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट अगर कमिश्नर के अलावा किसी अनदर अथॉरिटी को, वो अनदर अथॉरिटी हमारी एग्जांपल में कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो मीन्स वो रिपोर्ट अगर इस अथॉरिटी वालों को भेजनी है तो किस मैनर में, किस तरीके से आप भेजोगे, वो डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल बना सकती है। कहते हैं पॉइंट ओ के बारे में। पॉइंट ओ ये कहता है फ्रेंड्स कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अब ये भी एक राइट है कि वो रूल बना सकती है कि जो इस एक्ट के, जो हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, इस एक्ट के कहते हैं जो की पॉइंट्स है ना, तो उनका किस तरह से एक समरी, एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाए और उसको जो आपकी फैक्ट्री, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, उसके प्रीमाइसेस का जो डिस्प्ले है ना, उस पर लगाया जाए। क्यों? ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने इस एक्ट के अंदर उनके जो भी राइट्स हैं उसके बारे में पता चल सके, वो अवेयर हो कि उनको पास क्या क्या राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये रूल बना सकती है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आपने तैयार करना है वो किस लैंग्वेज में तैयार करना है, या फिर वो कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसमें मेंशन होनी ज़रूरी है, कि होनी ही चाहिए वो इंफॉर्मेशन, राइट। तो इस तरह के जो रूल्स है वो एक स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। पॉइंट पी के बारे में फ्रेंड्स, पी फॉर पिंकू। तो पिंकू जो है ना, वो ये कहता है कि मेरे को ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई। पता क्यों? कहता है मेरे काम की वजह से। तो एक्ट कहता है अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी राइट है, वो ये रूल बना सकती है कि एक ऑक्यूपेशनल डिसीज जो है ना, उसको किस तरह से डायग्नोस करवाया जाए, ताकि ये पता चल सके कि एम्प्लॉय को होने वाले जो हेल्थ इश्यूज हैं वो उसके काम की वजह से हो भी रहे हैं या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। नाउ बात करते हैं पॉइंट क्यू के बारे में। पॉइंट क्यू भी पी जैसा ही है फ्रेंड्स। इसमें पता क्या है, कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो ये प्रिस्क्राइब कर सकती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाए। क्यों भाई? ताकि ये पता चल सके कि जो प्रॉब्लम, जो हेल्थ इशू हुए हैं वो काम की वजह से हुए हैं या नहीं। अब एग्जाम्पल लो, मान के चलो फ्रेंड्स ये कौन है? पिंकू है, राइट। इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहती है ना कि मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाए पता करने के लिए कि इसको जो हेल्थ इशू हुए हैं वो काम की वजह से हुए हैं या नहीं, है ना। अब इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन, जब मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि यस यार, इसके काम की वजह से ही इसको वो हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि इसको अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो कौन से ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, वो जो इसको सर्टिफिकेट अब इशू किया जाएगा ना, उस सर्टिफिकेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इंक्लूड होगी, वो सर्टिफिकेट किस मैनर में तैयार किया जाएगा, किस फॉर्मेट में बनेगा, किस तरीके से इसको इशू किया जाएगा, ये सारी बातें कौन डिसाइड कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास ये पावर है। अब बात करते हैं पॉइंट आर के बारे में। फ्रेंड्स ये जो टोमो है ना, टोमो, इसको ना इनकैपेबल, इनकैपेसिटेड माना जा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं किस बेसिस पे बोल रहे हो भाई तुम इसको? तो लोग कहते हैं हाँ ये है इनकैपेबल। तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं सुन लो, मेरे पास ये पावर है, कहती मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ये कह सकते हो कि ये एक जो पर्सन है वो इनकैपेबल है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कौन से टेस्ट होंगे, कौन से एवेल्युएशंस होंगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जिसके चलते आप एक पर्सन को क्या है, इनकैपेबल बोल सकते हो। ऐਵੇਂ किसी को नहीं बोलोगे हमारे अकॉर्डिंग तो इनकैपेबल है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए कि एक स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से रूल बना सकती है।
लेकिन अब इसी सेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, कहते हैं ये जितने भी रूल्स बनाए गए हैं ना इस सेक्शन के अंडर, उसको आपको स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म भी करना होगा और ये जितने भी रूल्स हैं उनको अप्रूव करवाना पड़ता है। तो फाइनली ये सेक्शन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 33, दैट इज पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में पढ़ा था ना, ये सेक्शन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। बट एक मजे की बात बताऊं, ये सेक्शन रिपील हो चुका है। तो ठीक है, फिर हम अपना नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 34, दैट इज पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। ये सेक्शन पता क्या कहता है फ्रेंड्स? कहते हैं हमने सेक्शन 32 में ये पढ़ा है ना फ्रेंड्स, सेक्शन 32 में हम ये पढ़ा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है ना। अब मानकर चलो सेक्शन 32 के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल बनाया। जस्ट एग्जांपल, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, कहते हैं जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सभी फैक्ट्रीज ना हर मंथ अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल चेकअप करवाएंगी ही, उनको करवाना ही पड़ेगा। ऐसा एक न्यू रूल बना दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। अब कहते हैं ये जो न्यू रूल बना है ना, इसको पब्लिकली अनाउंस भी करना है, मतलब इसको पब्लिश भी करना है। पब्लिश करेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में, तभी तो पता चलेगा ना कि कोई न्यू रूल बना है। तो कहते हैं उसको पब्लिश भी करना है। अब पब्लिश करना कैसे है, तो ये सेक्शन ये बोलता है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के साथ समझना। मान लो पहले ना स्टेट गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि 8 घंटे नहीं 9 घंटे वर्कर्स को वर्क करना होगा। जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा कोई रूल बनाया था उसने। तो ये जो एक रूल बनाया था, कहते हैं उसने वर्किंग आवर के रिलेटेड जिस मैनर में उसने इस रूल को पब्लिश करा था ना, अब जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल बनाया है मेडिकल चेकअप वाला, उस न्यू रूल को भी उसी मैनर में पब्लिश करना है जिस मैनर में उसने प्रीवियस रूल को पब्लिश करा था। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं एक रूल बनाया एक अलग मेथड, न्यू रूल के लिए फिर एक नया अलग मैनर, नहीं, प्रीवियस मैनर में जैसे अपने पब्लिश करा था रूल को, न्यू रूल को भी उसी मैनर में पब्लिश करना है। क्लियर इतना? अब हम सेक्शन नंबर 34 के पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ पब्लिकेशन। ये पॉइंट पता क्या कहता है फ्रेंड्स? ये पॉइंट कहता है, देखो ये तो हमको पता है ना कि सेक्शन नंबर 32 में क्या है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। कौन से गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो एक ना जनरल क्लॉज एक्ट है फ्रेंड्स, जनरल क्लॉज एक्ट का जो क्लॉज 3 है ना, वो पता क्या कहता है? वो ये कहता है, कहते हैं सेक्शन नंबर 32 में जो रूल बनाए गए हैं, मतलब जो भी न्यू रूल बनाया जाता है, तो उसका जो ड्राफ्ट है ना, कहते हैं वो ड्राफ्ट आप पब्लिश जब कर दोगे तो ड्राफ्ट पब्लिश करने के 3 महीने तक रुक जाओ। क्यों रुकना है? ये क्लॉज ये बोलता है, कहते हैं जब आपने प्रपोज्ड ड्राफ्ट था, जिस दिन आपने वो प्रपोज्ड ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया, उस दिन से लेकर 3 महीने तक रुको। क्यों? ताकि पब्लिक भी अपना ओपिनियन दे सके, अपनी राय दे सके। क्लियर? फिर उस राय को ध्यान में रखकर ही क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फाइनल डिसीजन लेगी। इस पॉइंट में ये बताया गया था। तो इसी सेक्शन का पॉइंट 3 अब समझते हैं। सेक्शन 34 का पॉइंट 3 ये बोलता है फ्रेंड्स, कहते हैं मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल बनाया मेडिकल चेकअप के रिलेटेड, राइट। तो कहते हैं इस जो उसने न्यू रूल बनाया है ना, उसको वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करे। क्यों उसको ऑफिशियल गैजेट में क्यों पब्लिश करना चाहिए? क्योंकि अगर कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो न्यू रूल को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती है, तो उससे ना एक मान लो ये यकीन हो जाता है कि हाँ यार ये न्यू रूल ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है, इसका मतलब है कि ये रूल सही है, इसका मतलब है कि हाँ सच में ये रूल इस एक्ट में एप्लीकेबल है। क्लियर? एक क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ इट मीन्स ये रूल सच में लागू हुआ है, इट मीन्स ये रूल सच में बना है, इस एक्ट के तहत ही बना है। क्लियर? Now let's talk about section 35, that is rules to give effect to arrangements with other countries for the transfer of money paid as compensation। ये सेक्शन मतलब क्या कहता है फ्रेंड्स? मान के चलो यार एक बंदा है जो किसी और देश में जाके काम करता था, वहाँ पर उसको चोट लगी, वो इंजर्ड हो गया, उसको कंपनसेशन की अमाउंट मिली, लेकिन वो जो पर्सन किसी और देश में काम कर रहा था ना, वो अपने देश में लौटना चाहता है।
तो क्या अब इस दौरान उसकी जो कंपनसेशन है वो ट्रांसफ़र होगी या नहीं। तो ये सेक्शन कहता है कि इस बात के रिगार्डिंग ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर रूल बना सकती है। क्लियर। नंबर 35 का पॉइंट 1 की एग्जांपल देखकर पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कौन है, पिंकू। ये एक इंडियन वर्कर है, राइट, लेकिन ये काम करता है यूएस में, है इंडियन वर्कर लेकिन काम करता है यूएस में किसी और देश में। अब वहाँ की फैक्ट्री में, यूएस की फैक्ट्री में ना कहते मान लो इसके साथ एक हादसा हुआ जिसके चलते यार पिंकू को ना चोट लग गई। अब चोट लगी तो बोलो कंपनसेशन तो मिलेगी, राइट, लेकिन ना ये पिंकू कहता मुझे तो मेरे देश इंडिया वापस जाना है। तो अब ये सेक्शन कहता है कि क्या इसको जो इस देश में कंपनसेशन मिली थी उस पैसे को ये इस देश में ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो बिल्कुल कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के तहत ये क्या है, एक देश से दूसरे देश में अपने पैसे को, कंपनसेशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकता है। इस एग्जाम्पल में एक और देखो थोड़ा। अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये कौन है फ्रेंड्स, ये एक जॉन है। ये कौन है, इसका नाम है जॉन। ये अमेरिका का बंदा है लेकिन ये काम करता है इंडिया में, और इंडिया की फैक्ट्री में क्या हुआ, इसके साथ हादसा हुआ, इसको चोट लगी और इसको क्या है, कंपनसेशन मिली। बट ये जॉन जो है ना ये इंडिया से वापस जाना चाहता है यूएस में। तो कहते हैं अब जो इसको इंडिया में कंपनसेशन मिली थी क्या ये वापस अपने देश यूएस में ट्रांसफ़र करवा सकता है। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के तहत क्या है, एक देश से दूसरे देश में फिर क्या है, आप अपने कंपनसेशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। याद रखना ये रूल कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो सेक्शन 35 के पॉइंट 1 में हमने ये तो समझ लिया ना कि एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वही दूसरी ओर सेक्शन नंबर 35 का पॉइंट 2 क्या कहता है कि ऐसा कौन सा टाइम है या ऐसी कौन सी बात है जब आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे एक देश से दूसरे देश में। अब वो सुनो, सपोज करो फ्रेंड्स ये कौन था, पिंकू है ना, एम्प्लॉय, इसकी हो जाती है डेथ। अगर कहते हैं एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो इस केस में जब तक ये जो एम्प्लॉयर है ना ये परमिशन नहीं देता और ये जो कमिश्नर है इसके पास अमाउंट नहीं आ जाती, क्योंकि आपको पता है ना ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर होता है वो कमिश्नर को क्या है, पैसा जमा कराता है वो कंपनसेशन का, राइट। तो कहते हैं जब तक ये एम्प्लॉयर परमिशन नहीं दे देता और ये जो कमिश्नर है इसके पास अमाउंट नहीं आ जाता, या फिर जब तक सेक्शन 4 और 5 जो थे उनके अकॉर्डिंगली ये जो है अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर देता, तब तक क्या है वो जो पैसा है ना कंपनसेशन का वो एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। सो फ्रेंड्स अब ना हम सेक्शन 35 का एक थर्ड पॉइंट समझते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स ये सभी कौन है, पिंकू चिंकू टिंकू मिंकू, कौन है, पिंकू चिंकू टिंकू मिंकू, ये सभी ना एम्प्लॉयज़ हैं, इंजर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब इन सभी को कंपनसेशन का पैसा मिलना है। तो नॉर्मली कहते हैं जब आप एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसके लिए एक अलग ही मेथड, एक अलग ही प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना रहता है, उनके लिए एक अलग रूल बना होगा। लेकिन ये है टोमू, इसका पैसा जो है कंपनसेशन का वो यूएस से अपने इंडिया में ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी प्रोसीजर है वो एक अलग रूल्स होंगे, वो अलग मेथड होंगे, समझे। तो क्या बोलता है ये पॉइंट कि अगर आप नॉर्मली अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कंपनसेशन का तो वो अलग रूल्स हैं, वही सेम रूल्स आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपने एक देश से दूसरे देश में पैसा कंपनसेशन का ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एक अलग रूल्स जो बने हैं वो फॉलो किए जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स फाइनली अब हमारा ये एक्ट खत्म होने नाउ फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इस एक्ट के लास्ट सेक्शन के बारे में। यस,
लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलो फिर लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 36 दैट इज रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। इसका मतलब पता क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक न्यू रूल बनाया किसके रिगार्डिंग, वर्कर्स के मेडिकल चेकअप के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहते एक न्यू रूल बनाया। अब ये सेक्शन ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेडिकल चेकअप के रिलेटेड जो न्यू रूल बनाया है वो उसको 30 दिन तक पार्लियामेंट के सभी घरों में प्रेजेंट करना होगा। तो अब क्या होगा कि पार्लियामेंट के ये जो भी घर हैं ये फैसला ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये मेडिकल चेकअप का जो भी न्यू रूल बना है इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो चेंजेस हो जाएंगे। अगर पार्लियामेंट के हर एक घर को ये लगता है कि ये जो न्यू रूल बना है मेडिकल चेकअप के रिलेटेड यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है तो ये जो न्यू रूल बना है वो इफेक्ट में नहीं आएगा, वो खारिज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, अगर फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था ठीक है मेडिकल चेकअप के रिलेटेड, अब उस रूल में अगर कहते हैं कोई चेंज कर दी गई है या फिर उस रूल को बंद कर दिया गया है तो उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो पुराने वर्कर्स पर नहीं पड़ेगा। मान के चलो मेडिकल चेकअप का एक रूल बना हुआ था और वो रूल अब बंद हो गया तो जो पुराने वर्कर्स हैं ना उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका हक कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उस रूल का बंद होने से अब पुराने वर्कर्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ ये बात है कि जो न्यू वर्कर्स आएंगे ना उनके ऊपर उस बात का इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सीधी भाषा में एक लेमैन की एग्जांपल आपको देती हूँ, लेमैन की लैंग्वेज में, फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहले क्या था, जो गवर्नमेंट टीचर्स थे ना उनको पेंशन मिलती थी है ना, मान लो ये है गवर्नमेंट टीचर, इसको पेंशन मिलती थी, इसके टाइम पर ये चीज़ रूल बना हुआ था कि इनको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट पर। फिर मान लो वो रूल हो गया कैंसिल, वो रूल कैंसिल हो गया, अब जो भी न्यू टीचर्स आएंगे है ना उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये रूल बंद होने की वजह से उन टीचर्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको तो पेंशन मिलेगी ही जो ऑलरेडी उस दौरान पे काम कर रहे थे जब ये रूल एप्लीकेबल था। समझे? तो अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। कहते अगर रूल में कोई चेंज आता है या रूल बंद होता है पुराने वर्कर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो रूल वैसे ही चल रहा है, लेकिन नए वर्कर्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। फ्रेंड्स फाइनली हमारा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट आज कंप्लीट हो गया। हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन 36 तक सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी डोंट वरी, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।